हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम देखने वाले दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, जिसको हम नाम बोलते हैं रेजोनेंस। तो यार रेजोनेंस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ तो रखा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत कुछ जानते ही नहीं हो रेजोनेंस के बारे में। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है, अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला, तो आप रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ तो जानते होंगे और उनमें से आधी जानकारी आपके पास गलत जानकारी। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन लिख रखी, अभी इस पे अपन नहीं जाएंगे। सबसे मेरा पहला सवाल है, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट या आपने 11th में पढ़ भी रखा है, तो भी सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है। उस सवाल से मैं रेजोनेंस का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है, ये एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या इसमें हो रहा है, तो पहले आपको बताना है क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या इसमें रेजोनेंस है। तो 110% मैं आपको गारंटी के दावे के साथ कहोगे, आप इसमें बोलोगे रेजोनेंस है और इसमें बोलोगे नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछता क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है, तो आप बोलते शायद यस और इसमें बोलते नहीं। लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ तो लोचा है बेटा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो गड़बड़ ये है कि अगर आप कह रहे हो इसमें रेजोनेंस है और इसमें आप कह रहे हो रेजोनेंस नहीं, तो बेटा यहीं आप गलत हो गया। यहीं आप क्या हो गया, यहीं आपका कॉन्सेप्ट सारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, अब मैं आपको सिखाता हूं कि यार एक्चुअली में रेजोनेंस क्या है। पहली बात तो रेजोनेंस यहां पे भी अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आप गलत हो। यस, डीलोकलाइजेशन यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं। तो यहां से एक चीज मेरे को क्लियर होता है कि रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ये दोनों अलग फिनोमिना, ये एक नहीं है। लेकिन आधे बच्चे या आधे टीचर भी मैं जानता हूं कि रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, इवन अगला आगे चल के हम एक टर्म पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, वो तीनों को सब एक ही समझते हैं कि रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन और ये सब एक ही है। तो रेजोनेंस की शुरुआत कैसे हुई थी मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेके शुरुआत करता हूं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो इस वाले को एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, प्लीज इधर उधर नहीं। अब मुझे पता है ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पे भी एक क्या डालता हूँ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्पीसीज जिसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मुझे पता है ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ऑक्सीजन खींच रहा होगा, जिसकी वजह से मैंने देखा फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे कुछ ऐसा बना कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। ये सिस्टम तभी पॉसिबल हुआ होगा बेटा जब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ ऐसा रहा होगा कि ऑक्सीजन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन खींच लिया और यहाँ पे क्या चार्ज बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन को समझाना है कि ये कैसे बना होगा, तो मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये जो एक ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली में ये क्या रहा होगा, इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली में ये इस फॉर्म में रहा होगा, तभी तो क्या आया होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया होगा, तो ये क्या हुआ होगा, O- से जाके जुड़ गया, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये एज इट इज रहा। तो बेटा अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पहले हमको यहां पे क्या लग रहा था देखने से कि यहां जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर ये स्ट्रक्चर ट्रू होता, 100% रियल होता, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो इनकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आनी चाहिए तो वो प्योरली डबल बॉन्ड के बराबर आनी चाहिए थे। बट यार यहीं तो लोचा हो गया। लोचा ये हुआ कि हमको लग रहा था कार्बन और ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आनी चाहिए थी, डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आनी चाहिए थे। बट जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा यार यहाँ पे प्योरली जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू थी वो डबल बॉन्ड, जितनी डबल बॉन्ड है उससे क्या हुई, वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आई। तो मुझे समझ में आया यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब बॉन्ड लेंथ क्या है, प्योरली दो बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वैल्यू एकदम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो आनी चाहिए प्योरली डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में आई नहीं। तो यहीं से फिनोमेना स्टार्ट होता है कि जो एक स्ट्रक्चर हमको दिखता है लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी नहीं एक्सप्लेन कर पाता। जैसे क्या ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पा रहा है? अगर कर पा रहा होता तो यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, सपोज ये बॉन्ड लेंथ क्या है, ए, वो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आनी चाहिए थी, बट नहीं आ रही थी।
अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यार ये स्ट्रक्चर इसमें भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा हमने, जब हम ये रिएक्शन करा रहे थे तो ये रिएक्शन कराने के वक्त हमने देखा होगा कि ये कैसे बना होगा। अगर इसको मैं बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन जो खींच रहा था वो अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तभी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया होगा। तो भैया इस रिएक्शन को समझाने के लिए मुझे इस स्ट्रक्चर को तोड़ के इस स्ट्रक्चर में बनाना पड़ा, तभी मैंने इस रिएक्शन को समझा पा रहा था। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैं कॉन्सेप्ट पे आ जा रहा हूँ रेजोनेंस, वरना मैं चाहता तो ये जो लाइन लिखा हूँ एक लाइन में आपको समझा के निकल जाता और आपको एक्चुअल मतलब ही नहीं समझ में आता। आप ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा आपने इतना लिख लेना, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम का एग्जांपल है, शायद जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, ये कौन है, ये आप हो क्या ना, इसकी आँख वाँख बना देते हैं थोड़ा, यार मेरी बाल वाल बना देते अच्छे से। ओह, वैसे लग तो बहुत ही स्मार्ट रहा है वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, आप ही हो क्या ये, ठीक है। तो इसका नाम हम रखते हैं पप्पू। क्या रखते हैं, पप्पू। पहली बात तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर पप्पू आप समझ रहे हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ समझ रहे हो तो वो आपकी गलती है, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ एक नाम बोला है, पप्पू। बाकी तो आप समझदार हो ही, ठीक है। तो आज हम कहानी सुनेंगे पप्पू की, ठीक है। पप्पू एक ऐसा इंसान है जो सुबह 6 बजे उठता है और 6 बजे से 9 बजे तक ये कहाँ जाता है बेटा, टेम्पल में जाता है। कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, बढ़िया आराम से पूजा कीर्तन, आराम से पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है, एकदम बढ़िया। 6 बजे उठ जाता है, 9 बजे 3 घंटे जाके आराम से पूजा कर रहा है। तो क्या मैं पप्पू को देख के ये कह सकता हूँ कि यार पप्पू एकदम धर्मात्मिक टाइप का लोग है, या पूजा पाठ करने वाला अच्छा इंसान, एकदम बढ़िया इंसान है? तो अगर आपका जवाब है यस, तो यहीं पे आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 6 से 9 तो पप्पू टेम्पल जाता है और 9 से 12 कहाँ जाता है, अपने ऑफिस जाता है, काम करता है, ठीक है। लेकिन बेटा 9 से 12 तो ऑफिस गया, लेकिन इसका जो शाम का काम है 3 से 6 बजे ना, ये बहुत ही गंदा भी इंसान है। 3 से 6 बजे ये जानते हो क्या करता है, लोगों का मर्डर कर देता है। क्या करता है, मर्डर करता है। और फिर उसके बाद 9 से 12 रात में चोरी करने भी जाता है। मतलब ये चोर भी है, मर्डरर भी है, पूजा पाठ भी कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम। मतलब पप्पू को एक टाइम में मैं देख के ये नहीं जज कर सकता हूँ कि पप्पू कैसा इंसान है। तो मतलब अगर मुझे पप्पू के बारे में बताना है तो पप्पू को मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 6 से 9 बजे भी मैं उसको देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, 9 से 12 क्या कर रहा है, 3 से 6 कर रहा है, फिर 9 से 12 क्या कर रहा है। तो मतलब अगर मुझे पप्पू के बारे में डिस्क्राइब करना है तो पप्पू को मुझे 24 घंटे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन देंगे। एक टाइम पे देख के हम ये नहीं कह सकते ओ पप्पू तो बड़ा अच्छा इंसान है। क्यों? पप्पू तो सुबह पूजा भी कर रहा है, लेकिन बेटा शाम को तो क्या है यार, एकदम डकैती डाल रहा है, डकैती। और 3 से 6 तो पूछो इन्हें, लोगों को कोई दिख गया टपका देता है। तो फिर तो पप्पू के बारे में अगर मुझे जानना है तो पप्पू को मैंने सारे टाइम पे देखा, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा हाँ यार पप्पू ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, इसी तरीके से क्या होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है कि हम एक स्ट्रक्चर को देख के उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। जैसे क्या इस स्ट्रक्चर को देख के मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। तो मुझे इस स्ट्रक्चर को किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाना पड़ा जिसके वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ा जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसकी मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाता हूँ। अब मैं आता हूँ काम की बात पे कि रेजोनेंस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जब किसी एक कंपाउंड या आयन को देख के हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उससे क्या करते हैं, हम उसका कुछ एक और स्ट्रक्चर, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इस जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये एक हाइपोथेसिस है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमको ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करना था तो हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर बड़े इजीली समझ में आ गया। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे क्या 6 से 9 देख के पप्पू टेम्पल पे जा रहा है, तो भैया ये एक हाइपोथेटिकल है कि हम इसको बोल दे रहे हैं कि भैया ये धार्मात्मिक, वो सही बात तो है नहीं। इसी तरीके से क्या है कि एक स्ट्रक्चर को देख के अगर हम जब उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ
और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं नए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है रेजोनेंस। जैसा मैंने डेफिनेशन लिखा है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। आगे चल के ये जो वर्ड आ रहा है इसका समझेंगे कि जैसे यहाँ पे हम चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो यहीं से क्या होता है कि सपोज आगे चल के हम सीखेंगे कि कॉन्जुगेशन, तब मैं ये जो पहला डेफिनेशन है इसमें मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। आगे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट सुनिएगा, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड और आयन कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड देन वी यूज डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर। मतलब हमको कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड और आयन। दीज लुईस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब जब एक कंपाउंड या आयन को देख के हम उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो हम क्या करते हैं, उनके और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और जो नए स्ट्रक्चर आते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आगे, दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। मतलब जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल है, वो एक्चुअल रियल में होता नहीं, वो हम हाइपोथेटिकल बताते हैं, होता नहीं है। अभी इसका मैं एविडेंस आपको दूंगा तब समझ में आएगा। आगे हमने लिखा है द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। आप ध्यान से देखिएगा, एक बहुत अच्छा ऐसा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक चौराहा है और चौराहे पे क्या है कि भाई साहब, चौराहे पे एक चोर है, और एक चोर है उसने क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था। एक बाइक वाला जा रहा था तो बाइक वाले से उसने कुछ चोरी कर रहा था, बट वो चोरी कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो कोई लेफ्ट में था, कोई राइट में था, कोई इधर था, कोई कहीं पे खड़ा था। तो जब वो चोरी कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने उसका कुछ पार्ट देख लिया। अब कोई उधर से देख रहा होगा तो उसको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, कोई उधर से देख रहा है ये वाला, कोई पीछे से देख रहा होगा तो पीछे का पार्ट, कुछ आगे से देख रहा है तो आगे का पार्ट। लेकिन एक्चुअल में सब ने सब कुछ नहीं देख पाया। तो अब बात आती है, पुलिस आई तो पुलिस लोगों से पूछी, पुलिस ने अपने पुलिस स्टेशन में सबको बुलाई कि वहाँ के जितने आसपास लोग थे उनको बुलाया। अब बोला उनसे कि भैया बताओ चोर कैसा था। तो अब क्योंकि सबने पूरा तो फॉर्म देखा ही नहीं था, किसी ने इधर का एंगल देखा, किसी ने इधर का एंगल, किसी ने इधर, तो भैया क्या करेंगे, 5 लोग थे तो 4 लोग थे सपोज। तो एक ने कहा कि मैंने इस साइड का लेफ्ट में मैं खड़ा था तो मैं पूरा नहीं देख पाया, मैंने लेफ्ट का पोर्शन, तो उसने लेफ्ट का पोर्शन बताया, और लेफ्ट का पोर्शन वहाँ पे कोई स्केच बनाने वाला है तो उसने लेफ्ट का पोर्शन बता दिया। किसी ने राइट एंगल से देखा था तो उस जैसे लग रहा था उसने राइट साइड, किसी ने पीछे से देखा था, तो कई सारे क्या हो गए, स्केच बन के तैयार हो गए। अब एक्चुअल में उन सब स्केच को जब मिला देंगे तो मिलाने से मुझे कहीं ना कहीं उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल उसका रूप जो होगा वो दिख रहा होगा, और उसी को बोला जाता है केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड। जब सारे स्केच बन गए तो उन सारे स्केच को हमने एक साथ मिला दिया, मिलाने से हमको क्या मिला, जो चोर था एक्चुअल में कैसा दिख रहा था, उसके बाद हमको एक्चुअल पिक्चर दिखने लगी। लेकिन एक्चुअल में 100% मैं उसको भी नहीं कहूंगा कि वो ट्रू है, बट 99% कहूंगा कि यस ये वो कहानी ट्रू है। तो यहीं पे क्या मतलब निकलता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब हम क्या करेंगे, कई सारे जब एक कंपाउंड से उसका स्ट्रक्चर, जब उसकी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो उसके कई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, फिर उन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ मिला देंगे, तो जो नए स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर है। रियल तो 100% नहीं कहेंगे, बट 99.9% उसको मैं क्या कह सकता हूँ, एकदम रियल के ही पास है, तो कहीं ना कहीं उसको रियल स्ट्रक्चर बोला जा सकता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक रियल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज क्या होती, इन्वॉल्व होती। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का मैंने नाम लिया, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती, रेजोनेंस हाइब्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनके बारे में यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, आप वो लिख लेना। उसके बाद फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ कि यार ये डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस में फ़र्क एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिख रखा है, तो अभी आप इसको लिख लो। उससे पहले मैं आपको कुछ जो बातें हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी पे बात बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि जब एक कंपाउंड से उसको देख के सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी तो हम उस कंपाउंड का एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कह दूँ आपके ड्रॉ करने की, तो आप पता नहीं कहाँ क्या ड्रॉ कर दो भैया, तो फिर तो
आप तो पता नहीं बर्बादी कर दोगे। तो यार अगर मुझे एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए कि भाई इस बातों का ध्यान रख के ही हमको क्या करना है, इस बातों का ध्यान रख के हमको एक उसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सुनिएगा, बहुत ही काम की बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है ये, तभी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो देखिएगा जनरली होता क्या है कि ये C डबल बॉन्ड, जैसे हमने कहा था यहाँ पे ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमने बोला था रेजोनेंस है और यहाँ पे भी हमने बोला रेजोनेंस है। तो यार अब आपने तो पढ़ रखा होगा जहाँ पाई सिग्मा पाई आए वहाँ उसी को बोला जाता है रेजोनेंस। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते या अगर जानते भी तो अब ध्यान से देखिएगा रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। सपोज जैसे बेटा ये है, रेजोनेंस क्या है कि एक तरीके का एक टूल है। जब एक कंपाउंड से हम उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो वो एक हम टूल लगा देंगे, टूल की मदद से हमको क्या मिल जाएगा, उस कंपाउंड के हमको और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन मिल जाएंगी, ये एक्सप्लेन हम कर सकेंगे। तो रेजोनेंस एक टूल है, उसको जबरदस्ती नहीं चलाना है कि मतलब कहीं भी रेजोनेंस लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। रेजोनेंस एक टूल है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लगाएंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर को मुझे समझाना है तो भैया इस स्ट्रक्चर को मुझे समझाना है, सपोज यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन हमने कराई जहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या डाल रहा है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल डाल रहा है। तो हमने देखा कि यार इलेक्ट्रोफाइल जो था बेटा यहाँ आके क्या हो गया, यहाँ आके जुड़ गया और यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो पक्का ये कैसे रहा होगा, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कि भैया ये ऐसा रहा होगा कि ये यहाँ पॉजिटिव रहा होगा और यहाँ नेगेटिव रहा होगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल से जाके जुड़ गया होगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एक पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ऐसा। तो जब मुझे अब इस स्ट्रक्चर से मुझे ये रिएक्शन बहुत ही इजीली समझ में आ रही है कि नेगेटिव को ई मिल गया और पॉजिटिव एज इट इज रिटेन रहा। तो इस स्ट्रक्चर से अब मुझे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो पा रही और इसको अपन क्या बोलेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। इसको और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन करने से क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल बॉन्ड आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है, पार्शियल बॉन्ड। तो इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें ये इसका भी कंट्रीब्यूशन, जो ये मैं बोल रहा हूँ इसको A और इसको अपना जो ओरिजिनल था B, तो इसमें A का कंट्रीब्यूशन भी B का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसको क्या अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बोले, नहीं बेटा, अभी हम क्योंकि डीलोकलाइजेशन जानते नहीं तो इस वजह से मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसी में मैं आपको अब बताता हूँ मेन कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब हम एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है। अब कुछ रूल्स बनाए गए कि जब आपको एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, और वो रूल्स ध्यान से देखिएगा वो रूल्स क्या हैं। मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि वो रूल्स ये होंगे कि पहली बात, अगर आपको रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का रेजोनेंस ड्रॉ करना है तो याद रखिएगा उसमें क्या होना चाहिए, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। एटम पोजीशन शुड बी सेम। अभी मैं आपको अच्छे से लिखा भी दूंगा, अभी पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं लिखाऊंगा भी, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाऊंगा, आपको मजा भी आएगा। तो एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। और दूसरी बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट बात है कि टोटल नेट चार्ज शुड बी सेम। टोटल नेट चार्ज भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो ये तीन कहानी अगर किसी में आ रही है तो यार वो एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब काम की बात पे आ रहा हूँ, जो हमारी मेन मुद्दे की बात है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। ये तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा और बाकी की और कहानी जो है मैं आपको अभी लिखा भी दूंगा, लेकिन ये तीनों पॉइंट लिख लेना। ये क्या है कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमको तो इन बातों का हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अब जैसे हम यहाँ पे तो इसको भी ये क्या कहिए, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हमने क्या देखा, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, O- और ये प्लस, और ये का यहाँ पे ये ऐसा कुछ रहा होगा, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। तो क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम चेक करेंगे कि हमने एटम की पोजीशन बदली, नहीं, ऑक्सीजन जहाँ अभी भी सब कार्बन वहाँ।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने यहाँ लोन पेयर इसमें भी उतने लोन पेयर, सब कुछ सेम है। क्या टोटल नेट चार्ज सेम है क्या? यह न्यूट्रल, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो ये यस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ी थी तब हमने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे सर ये CH3H लिखा है, तो आप इसको क्या करो, तोड़ दो, किसमें, CH3 माइनस में और H प्लस में। तो यार तोड़ तो दे रहे, बट हमको ऐसी, हमने कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं जिसमें हमको ऐसा इसको तोड़ना पड़े फिर उसके बाद हम रिएक्शन को समझा पाए। तो बेटा जरूरत ही नहीं। अब जैसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए 3 प्रॉपर्टी चाहिए थी। एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, इसमें भी एटम की पोजीशन जो थी वैसे ही है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी उतनी है। नेट चार्ज इसमें भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। लेकिन बात ये कि यार हमको यहाँ जरूरत ही नहीं थी। रेजोनेंस एक टूल है, उसको जबरदस्ती नहीं लगाना है। तो यार जरूरत नहीं जहां तो वहां नहीं लगाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या तोड़ा, सिग्मा बॉन्ड सोचो तोड़ दिया। तो लोग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं रेजोनेंस, वो पाई बॉन्ड में पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड में भी लगता है। जैसे आप अगर ड्रॉपर के बच्चे हैं तो ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा होगा PF5, तो PF5 की एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें PF5 PF4 प्लस और F माइनस में टूटता है। तो बेटा क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? गारंटी ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कोई कह नहीं सकता कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो भैया यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड तोड़ के रेजोनेंस कराया। लेकिन हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड का पढ़ते हैं रेजोनेंस। तो याद रखिएगा रेजोनेंस होने के लिए 3 बातें चाहिए, और अगर ये 3 बातें कहीं तो वो रेजोनेंस है वहाँ पे। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर माइग्रेट करा के एक नए स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस नए स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखना, अब मैं आपको यहां पे सिखाता हूं कि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस एक्चुअल में पढ़ेंगे वो रेजोनेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेना, रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक, रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो जनरली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जनरली पाई बॉन्ड्स का। अब याद रखिएगा पाई बॉन्ड्स भी बेटा 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है बेटा लोकलाइज्ड, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, अब ध्यान से देखना। एक होता है लोकलाइज्ड और दूसरा होता है डीलोकलाइज्ड। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 वर्ड क्लियर करने के लिए बोला था, रेजोनेंस और डीलोकलाइज्ड अलग चीज है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज है क्या कि ये पाई बॉन्ड है और ये ऐसा है, लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे मैंने यहाँ क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ के जो पाई बॉन्ड है, एक्चुअल में जब मैं बॉन्डिंग देखने गया तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो जो बॉन्डिंग था वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इक्विवेलेंट है। बट जो यहाँ बॉन्डिंग था वो डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी होने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो मैं कहूँगा कि ये पाई बॉन्ड एक्चुअल में एक जगह रुका नहीं होगा, ये क्या कर रहा होगा, डीलोकलाइज कर रहा होगा। इसी का मैं आपको एविडेंस देता हूँ, एविडेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा प्लीज काम की बात बोलने जा रहा हूं। डीलोकलाइजेशन का एविडेंस कुछ ऐसा आया कि हमने सिस्टम बनाया था ब्यूटा 1,3 डाइईन का। ये क्या हमारा ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो हमने सोचा कि ये हमारी बॉन्डिंग A थी और ये B थी और ये C थी। तो हमको लग रहा था A और C की बॉन्डिंग बराबर आएगी, B की क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि B में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन भाई साहब जब एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमको पता चला A B C तीनों की जो बॉन्डिंग थे वो एकदम इक्वल आ गई। लो सारी कहानियाँ खराब, सारी कहानियाँ बर्बाद। अब यहीं से कहानी होती है शुरू किसकी, डीलोकलाइजेशन की। सुनिएगा, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कहानी थी, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कहानी थी। जब एक स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे तो उसका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। तो रेजोनेंस एक हाइपोथेसिस था, बट डीलोकलाइजेशन एक्चुअली में रियल में फिनोमेना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमको इतना तो पता है बेटा ना कि ये जो पाई बॉन्ड बनते ये कैसे बनते, ये हमारा p ऑर्बिटल रहा होगा, ये p ऑर्बिटल रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो क्या बनता है तब पाई बॉन्ड बनता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि यार बी में भी, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बी में भी
सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया ध्यान से देखिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या कर रहा था, पाई बॉन्ड बना रहा था, और ये इसके साथ। तो किसी ने कहा सर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इस बार इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करा दे, इंटरेक्शन करा दे, तो यहाँ और यहाँ वाले इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन ये पाई अगर यहाँ चला जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो एक इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के गई, तो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ तो अब मैं इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही थी बॉन्ड लेंथ वाली वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये और ये स्ट्रक्चर को जब मैं दोनों को मिला दूंगा, मिलाने से जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिलेगा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और यही क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उससे सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन हो पा रही, तो मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, मिला दिया, मिलाने से मुझे क्या मिला, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन तो हो ही रहा होगा ना, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने समझाया कैसे, मतलब एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, डीलोकलाइजेशन। हमको क्या है, यहाँ हमने देखा कि डीलोकलाइजेशन हुआ, तब जाके हमने क्या पाया कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो हमने देखा डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में था। तो जैसे एक एग्जांपल आपने कभी सुना होगा, जब छोटा बच्चा रोता है रात में तो हम क्या करते हैं, उसको एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी कैसी होती है, हाइपोथेटिकल कहानी होती। हाइपोथेटिकल कहानी सुनाते हैं और बच्चा आराम से सो जाता है। तो मतलब हमारा काम तो हो गया। प्रॉब्लम क्या थी, बच्चा रो रहा था, तो हमने क्या किया, उसको एक हाइपोथेटिकल कहानी सुना दी, और हाइपोथेटिकल कहानी सुनाने से वो सो गया और हमारा काम हो गया। तो प्रॉब्लम यही थी कि भैया ये एक स्ट्रक्चर था जिससे सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी, तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। लेकिन याद रखिएगा, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, प्रॉब्लम तो हमारी रियल थी ना, प्रॉब्लम बच्चा रो रहा था वो तो रियल थी, तो ये प्रॉब्लम रियल थी कि यहाँ पे कैसे हो रहा था। तो एक रियल प्रॉब्लम को समझाने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया, और उस हाइपोथेसिस को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। तो हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा, हमको क्या कराना पड़ा, एक पाई बॉन्ड से इधर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कराना पड़ा। तो जब मैंने आपको पहला रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखा है तो लिखा था हमने, डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो याद रखना, ये पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो मतलब कॉन्जुगेट कर रहे हैं। जैसे कॉन्जुगेटेड नया वर्ड होगा आपके लिए, ये भी समझाता हूँ। मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, एक जगह रुके नहीं होंगे, ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, इधर से इधर इधर जाते रहे होंगे, डीलोकलाइज हो रहे हैं। और डीलोकलाइज होने की वजह से हम इस प्रॉपर्टी, इस स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा, रेजोनेंस बोला जाता है। मतलब बच्चा रो रहा था, वो रियल प्रॉब्लम थी, उसका प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने उसको एक हाइपोथेटिकल कहानी सुना दी। तो वो हाइपोथेटिकल कहानी हमने क्या करी, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, और नए स्ट्रक्चर में हमको 3 बातों का ध्यान रखना था। एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए थी, और दूसरी बात, नेट चार्ज क्या होना चाहिए था, सेम, इसमें भी नेट चार्ज सेम, इसमें भी सेम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तीनों कहानी एप्लीकेबल। तो यस, ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। तो रेजोनेंस क्या है और डीलोकलाइजेशन में फ़र्क है। रेजोनेंस क्या है, एक स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन हो पाई तो हम इसका एक नया स्ट्रक्चर बना दिए, और कुछ बातों का ध्यान रख के। डीलोकलाइजेशन क्या है, जब पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसको बोलेंगे डीलोकलाइजेशन। लेकिन हमने देखा, जैसे ही हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया कि हमने सोचा, ये एक एग्जाम्पल यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ये सारी कहानी आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। देखिए अगर अब मैं सोच रहा था कि भैया ये पाई, ये फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा यहाँ जो डबल बॉन्ड थी एज इट इज़ वहीं पे रहेगी, मतलब ये लोकलाइज थी। तो मतलब मुझे समझना पड़ा यार, डीलोकलाइजेशन होने के लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, और उन कंडीशन को मैं बताने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालिएगा, कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। काम की बात है, हेडिंग आपको क्या डालनी, कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड की सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोली, क्या वैसे बोला था, एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। इट इज़ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड और आयन। जैसे मैंने बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड एक एक्चुअल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक जगह स्ट्रक्चर बना देते तो उसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन
कैसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, स्टेबल हो, कम स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबल हो, उन सब का कंट्रीब्यूशन किस में होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड में। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, जो नेक्स्ट लाइन है। अगला, कंपाउंड गेन स्टेबिलिटी बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काम की बात है जो मैं आगे चल के अभी जस्ट बताने वाला हूँ कि जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो उससे क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और आयन और स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयंस के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल। अगला, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन 5 को मैंने मिक्स कर दिया तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो सबसे उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये बातें लिख लो। आप ध्यान से देखना, मैंने आपको हेडिंग बोली है, आपको हेडिंग डालनी कंडीशंस ऑफ डीलोकलाइजेशन। क्या डालना है आपको? हेडिंग कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा। कंडीशंस ऑफ डीलोकलाइजेशंस, कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो 2 कंडीशन है आपके यहाँ पे। कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन 2 तरीके का, 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहला, सिस्टम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। अगर सिस्टम प्लेनर है तो मतलब कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? sp हमारा लीनियर होता है, वो प्लेन में होता है, और sp2 भी क्या होता है? प्लेन में होता है। तो जहाँ पे sp या sp2 टाइप के सिस्टम्स आते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है, देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन, या ऐसे लिख लो, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब ये हमारे लिए नया है कॉन्जुगेशन। तो डीलोकलाइजेशन होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सिस्टम हमारा प्लेनर होना चाहिए, तो मतलब sp sp2, और दूसरा क्या है? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन होने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन होने के लिए? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड का मतलब समझते हैं? प्योर p ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और वो भी कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट एंड पैरेलल। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एटलीस्ट 3 मिनिमम, आपके पास एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए बेटा? पैरेलल एंड एडजेसेंट। पैरेलल और एडजेसेंट, अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं दिख जाती है तो गारंटी से वहां पे कॉन्जुगेशन होगा। और वो सिस्टम अगर कॉन्जुगेशन sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा है तो मैं कह सकता हूं डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर जब बना रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एमओटी डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम जिसको बोलते हैं, ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया था। तो इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे थे तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बन रहा था? ध्यान से देखिएगा, ये रहा होगा मेरा कोई एक p ऑर्बिटल प्योर, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल बेटा, और ये p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल, और कितने हैं? 3 से ज़्यादा हैं, यहाँ तो 4 है। और कैसे? ये भी पैरेलल 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 पैरेलल। तो अगर मिनिमम 3 p ऑर्बिटल्स आपको पैरेलल दिख गए तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। तो उसके लिए हम एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम में मान लो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए पाई, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा? क्या यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो पाएगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये तो p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, बट यहाँ पे क्या प्योर p ऑर्बिटल है? ना मुन्ना ना, अगर आप कह रहे हो तो गलत है। यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया? sp3, इसके पास तो प्योर p ऑर्बिटल है ही नहीं। और हमने क्या कहा था? एडजेसेंट p ऑर्बिटल चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए? पैरेलल। यहाँ p ऑर्बिटल पैरेलल पैरेलल, लेकिन तीसरा पैरेलल p ऑर्बिटल है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पॉसिबल, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, अब उन सवाल में आपको बताना है क्या वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ध्यान से आपको देख के बताना है। तो बेटा मैंने यहाँ कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, अब आपको बताना है कि कहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, यहीं पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप बेटा, ये कि हेडिंग डाल लेना टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ
कॉन्जुगेशन, और जिसमें पहला टाइप का एग्जांपल मैं आपको ये करा रहा हूँ, इनको बोलते हैं, पहला टाइप है पाई पाई कॉन्जुगेशन। कैसा एग्जांपल है? ये जितने भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये सारी के सारी पाई पाई कॉन्जुगेशन वाले एग्जांपल है। तो आपको हेडिंग क्या डालना है? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें पहला है पाई पाई कॉन्जुगेशन। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये पाई बॉन्ड है, बोलो हाँ। क्या इसके बगल में क्या कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल खाली है? तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ये कैसा हो गया? sp3। तो यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसका मैं एमओ डायग्राम बनाता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। ये कुछ ऐसा था। अगर मैं जानता हूं कि ये जो पाई बॉन्ड बना होगा इसकी p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा बेटा, ये ऐसा रहा होगा, और ये ऐसा है, ये पाई बॉन्ड, और ये हमारा पाई बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था? डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी? डीलोकलाइजेशन होने के लिए हमने बोला था आपको कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी, हमारे पास डीलोकलाइजेशन होने के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरेलल ऑर्बिटल दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये पैरेलल है और ये इसके साथ पैरेलल है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में, ये क्या इसके साथ कर सकता है रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन? ना, मेरा आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इसके बगल में, ये हमने क्या कहा था? एडजेसेंट। तो क्या इसके जस्ट एडजेसेंट ये वाला है? नहीं, इसके जस्ट एडजेसेंट ये वाला। तो ये वाला पाई क्या कर सकते हैं? इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, और ये वाला पाई इसके साथ। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कर रहे हैं? ये आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे। तो यहाँ कॉन्जुगेशन तो है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा? और अगर कॉन्जुगेशन होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन कर रहे हैं? जैसे अच्छा, दूसरे वाले में अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो ये वाला कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, और ये वाला भी कर रहा है। ये इसके साथ कर रहा है और ये इसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा इसका आंसर। कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं? काम की बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कैसा ड्रॉ होगा? ये है कार्बन, ठीक है, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। ध्यान से देखिएगा, अगर जब पहला p ऑर्बिटल बना होगा, जब पहला पाई बॉन्ड बना होगा, तो सपोज ये क्या है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। सपोज मैं आपसे क्या, और यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन तो है ये, ठीक है, वो एक हाइड्रोजन तो हमारा लगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर। ध्यान से देखते रहिएगा और सुनिएगा। जब यहाँ पे ये अगर पाई बॉन्ड बना है, तो सपोज हमको पता है ये प्योर p ऑर्बिटल से बनता है, और p ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, px, py, pz। और तीनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। px, py, pz तीनों होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सपोज मैं कह रहा हूँ ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है? px है। तो अगर क्यों ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे, तो पक्का ये भी px रहा होगा, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तभी तो क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। तो ये px है, तो पक्का ये भी क्या रहा होगा? px रहा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम अगर px यूज कर चुके हैं, तो जो दूसरा हमारा पाई बॉन्ड रहा होगा वो कैसे मिलके बना होगा? ऐसे मिलके बना होगा। ध्यान से इमेजिन करिएगा, इस वाले p ऑर्बिटल के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ प्लेन के जस्ट पीछे है, तो इसका भी कौन सा? प्लेन के पीछे वाला। और प्लेन के पीछे कौन सा हो सकता है? या तो ये pz रहा होगा या तो py। सपोज मैं कह रहा हूँ ये py है, तो ये भी क्या रहा होगा बेटा? py रहा होगा कि नहीं? ठीक है। सेम इस वाले कंडीशन में भी होगी कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सपोज ये क्या है? ये ऐसा बना, ये ऐसा, ये भी कैसा है? सपोज ये भी px है, तो ये भी px है। अरे यस है, नो है कि नहीं है? बोलो यस है। और जो दूसरा बना होगा वो क्या कर रहा होगा? वो भी क्या रहा होगा? सपोज किस में रहा होगा? वो भी किस में रहा होगा? अगर ये py है तो बेटा ये भी क्या रहा होगा? py। ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था इस क्वेश्चन में कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो px है, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या चाहिए? पैरेलल
p ऑर्बिटल एडजेसेंट में चाहिए, ये पैरेलल, ओ एडजेसेंट में तीसरा वाला भी हमारा क्या मिल गया, px मिल गया क्या, अरे बोलो यस और नो, मिल गया ना। हाँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। लेकिन ये कहेगा मैं क्यों पीछे हटूं, मेरे साथ भी तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कहीं ना कहीं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं, ये वाले भी इन्वॉल्व है, ये वाले भी इन्वॉल्व है, ये वाले भी। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेटा किस में है, किस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में। भाई साहब आधी दुनिया पागल, आधी दुनिया को लगता है कि केवल इसका एक पाई ही रेजोनेंस कर रहा है, बेटा दोनों कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसके बगल में पैरेलल ऑर्बिटल ये था, ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन के लिए पैरेलल था ये। लेकिन अब सवाल आता है इस वाले का, तो फोर्थ वाले का वापस से मैं डायग्राम बनाता हूँ और इस बार ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाले का डायग्राम बना रहा हूँ, इसके बाद वाले जितने मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अब देखना, ये कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये कार्बन डबल बॉन्ड जो बना है, सपोज ये हमारा क्या है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये px है बेटा, तो ये भी क्या हो, px है, फिर ये कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो बेटा सपोज ये क्या है, मान लो मेरा ये भी px है, तो ये भी पक्का px रहा होगा। लेकिन जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, या तो वो py में रहा होगा या तो pz रहा होगा। ग्रीन वाला जो है वो हमारा क्या हो गया, py। तो अब क्या py इसके पैरेलल है बेटा, इसके पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल कौन कौन सा है, अगर ये px है, ये px है, तो इसके बगल में ये px, तो ये वाले, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। बट जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है py ऑर्बिटल, वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन करेंगे, इसका 1 पाई और इसका 1 पाई, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। चलो नीचे वाला फिफ्थ वाले का डायग्राम मैं यहां बनाता हूं। फिफ्थ वाले का डायग्राम ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाले में कॉन्जुगेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा रखा होगा, जहां तक मुझे लगता है जनरली आप पढ़ते, कि जहां पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे सिर्फ वहीं पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा या रेजोनेंस होगा या डीलोकलाइजेशन होगा। अब मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन या जो भी आप समझना चाहो, रेजोनेंस। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल का मैं डायग्राम बनाऊंगा और मैं बच्चा कौन सा, एक और है, सॉरी इसमें एक और बना लेना, ये ऐसा था, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड कर लेना, ठीक है। तो मैं फिफ्थ वाले का बनाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगा एट्थ वाले का। आपको ध्यान से देखना है फिफ्थ वाले का, पहले तो नहीं, पहले यहाँ पे फिफ्थ वाले का बनाते हैं अपन। तो फिफ्थ वाले के इसमें क्या था, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अगर ये बेटा px यूज हो रहा है तो ये भी क्या, इसका क्या यूज होगा, px। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ px है, तो इसका भी क्या यूज होगा, px। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन इधर से एक पाई बॉन्ड बना रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन से भी बना रहा है, लेकिन इसका कौन सा यूज हो चुका है, px। तो पक्का ये जो दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये कैसे बनाएगा, ये कैसे बनाएगा बेटा, इसके py से या pz से। तो अब हमको क्या चाहिए था, कॉन्जुगेशन होने के लिए एडजेसेंट p ऑर्बिटल चाहिए था और पैरेलल, तो ये दोनों तो हैं पैरेलल। क्या तीसरा ऑर्बिटल पैरेलल होगा, नहीं बेटा, ये जस्ट उसके परपेंडिकुलर निकला होगा। तो ये px था, ये हमारा, ये कौन सा px है, ये कौन सा px। तो जो अगला है वो कौन सा है, y है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एट्थ वाले का देखेंगे, मोस्टली आधी जनता एट्थ वाले में कहेगी कि कॉन्जुगेशन नहीं है या रेजोनेंस नहीं है, वहीं पे पब्लिक परेशान हो जाती है। परेशान इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनको एक्चुअल में आइडिया नहीं, रेजोनेंस होने के लिए या डीलोकलाइजेशन होने के लिए या कॉन्जुगेशन होने के लिए कभी ऐसा सिस्टम कभी किसी ने नहीं कहा कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और साथ ही साथ पैरेलल p ऑर्बिटल एडजेसेंट होने चाहिए। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूँ तो कितने और कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन हमने बना लिया। तो पहला अगर बॉन्ड जो बन रहा है पाई बॉन्ड, वो कैसे बना है, px से, तो ये भी क्या रहा होगा, px रहा होगा, ये भी क्या, px। ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भाई, ये भी रहा होगा px, ये भी px। लेकिन अब ये वाला कार्बन एक और पाई बॉन्ड बना रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, बनाओ भैया, लेकिन कौन सा यूज होगा, py यूज होगा या pz यूज होगा। तो इसका भी कौन सा यूज होगा, py यूज होगा या तो कौन सा यूज होगा, pz होगा। सपोज ये py है तो ये भी क्या होगा, ठीक है।
अब ये वाले कार्बन भी एक और बॉन्ड बना रहे, इसके साथ भी बना रहे, तो पक्का वो कार्बन किस में रहा होगा, एक्स ऑर्बिटल में रहा होगा। क्या ये px है, तो ये भी क्या है, px है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये px और ये इसके साथ px, मतलब ये पाई इसके साथ तो रेजोनेंस नहीं कर रहा, बट ये पाई इसके साथ तो रेजोनेंस कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये दोनों, ये चारों तो आपस में पैरेलल है, तो यस ये कॉन्जुगेशन कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इसमें, तो दो इसके, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे। आई होप अब आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। तो अब अगले वाले में बेंजीन, तो यहाँ पे ये सारे कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ भैया हमने चेक करने गए, वो बीच में आ गया, हमने किसी को कॉल कर रहे हैं, फोन आ रहा है कि भैया जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हो वो कहीं और बिजी है, और ये कहाँ बिजी है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बिजी है। मतलब हमको चाहिए था प्योर p ऑर्बिटल बीच में, प्योर p आया ही नहीं, कहाँ इन्वॉल्व है, sp3 में, तो पाई, फिर उसके बाद यहाँ पैरेलल p ऑर्बिटल आना चाहिए था, जो कि आया ना, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा ना, यहाँ पे क्या आ गया बीच में, एक sp3 आ गया, गलत। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई आ रहा है, मतलब एडजेसेंट। कैसे इसका अगर डायग्राम की बात करें तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम, ये और ये सब आपस में पैरेलल दिख रहे हैं क्या आपको, ये आपस में क्या है, सारे के सारे पैरेलल हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ गया, एक बीच में sp3 आ गया, गलत। क्या यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ वाला एग्जांपल ध्यान से देख लो, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सॉरी ये यहाँ पे नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर रहा होगा। तो ये देखो, ध्यान से देखो, सारे पैरेलल है, क्या पैरेलल है, तो बस कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ये कौन से एग्जांपल हो गए जहाँ पे हमने देखा कॉन्जुगेशन में, पहला टाइप हम पढ़ रहे थे पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो ये सारे एग्जांपल कैसे हैं, पाई पाई कॉन्जुगेशन के एग्जांपल है। अब हम कॉन्जुगेशन का दूसरा टाइप पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगला जो हमारा एग्जांपल है वो कॉन्जुगेशन का सेकंड टाइप है, जहां पे हम पढ़ेंगे जब पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन, इसके पहले हमने क्या देखा था, पाई बॉन्ड के साथ ही क्या कर रहा था, कॉन्जुगेशन कर रहा था। लेकिन अब पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, p ऑर्बिटल के साथ। तो सपोज देखिएगा, जैसे ये कोई पाई बॉन्ड है और यहाँ पे कोई एटम होगा, सपोज ए एटम है, तो इसके पास क्या होना चाहिए बेटा, p ऑर्बिटल होना चाहिए। अब ये p ऑर्बिटल कैसा हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। पहली कंडीशन ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे कोई एटम है मान लो, और एटम के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या चाहिए, पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए। कैसा चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कोई सा भी चार्ज आ सकता है। किसी ने कहा सर पॉजिटिव की जगह क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, हमने कहा बिल्कुल आ जाए। किसी ने कहा सर पाई बॉन्ड हो लेकिन यहाँ पे क्या हो, कोई एटम हो, ए एटम है, जिसके पास क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, वैकेंट हो, टोटली वैकेंट ऑर्बिटल हो। किसी ने कहा सर पाई बॉन्ड हो बट एक कोई एटम हो जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। किसी ने कहा सर पाई बॉन्ड हो और उसके पास कोई ऐसा p ऑर्बिटल जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इसको बोला जाता है पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, इसको बोला जाता है पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, इसको बोला जाता है पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, इसको बोला जाता है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, और इसको बोला जाता है पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। तो ये हमको कितने टाइप के पढ़ना है, 1 2 3 4 5 टाइप के हमको कॉन्जुगेशन सिस्टम्स को स्टडी करना है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, काम के बाद बोल रहा हूँ कि यार ये कॉन्जुगेशन हम करा क्यों ना, वजह क्या है इसकी। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं पहला पाई पॉजिटिव के साथ देखता हूँ, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये पाई बॉन्ड है, ये ऐसा है, और इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा होगा, यहाँ पे हो ये रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या कर रहे हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और हमको पता है जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जिसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। पहले भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, इनके जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं,
वीक होने की वजह से यार ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि यार ठीक है अपन बॉन्ड तो बना रखे हैं बट बॉन्ड बहुत वीक है। इसके बगल में इसको कोई दिख रहा है यार, कह रहा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, परेशान है बहुत देर से, तो इससे देख के इसको रहा नहीं गया, ये दयालु टाइप का निकला। मतलब जैसे मेरे जैसा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे परेशान चल रहे थे, मुझसे देख के रहा ही नहीं गया। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा यार, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट सब इधर उधर चल रहा है तो सीक्वेंस में, तो मैं दयालु टाइप, वैसे ये भी है। तो भैया ये इसके साथ बॉन्ड बना रखा है लेकिन देख रहा है यार पड़ोसी वाला बहुत देर से परेशान है, भाई इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो इसने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। सोचो उसको छोड़ दिया, इसके साथ क्या करने लगा, बॉन्ड शेयर करने लगा। अब इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बना ही देता हूँ, ये था ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। तो ध्यान से देखिए एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग से बनेगा। अच्छा, मैं हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये वाला साइन आपको यूज़ करना है, क्यों? क्योंकि एक हाइपोथेटिकल साइन है ना, इस वजह से ये साइन यूज़ करना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा किधर चली गई, इधर चली गई। तो यहाँ पे अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो मिलाने से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये ऐसा, तो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई, तो इसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ कहाँ चार्ज आया था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। तो ये हमारा क्या बन गया, पाई विथ पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल की, पाई विथ नेगेटिव। तो यहाँ पे अब क्या सिस्टम है, ये पाई और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इंडक्टिव भी पढ़ रहे थे तो नेगेटिव चार्ज परेशान है मुझसे, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले 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 ले, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को किसी को देनी थी। तो यहाँ पे कैसा सिस्टम हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये पी ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये भी तो बना है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि कैसा है, वीक है। कैसा है, सेम साइज का, ठीक है। तो कैसा है, ये पाई बॉन्ड वीक है, मतलब इसको कहीं से यार और सोच रहा कहीं और मौका मिल जाए, कोई मुझसे और बॉन्ड बना ले, क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा खुश हूँ नहीं। तो बगल वाला कह रहा है यार मेरे पास एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना यार तुम मेरे साथ इलेक्ट्रॉन बना लो, क्यों ना मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मुझे भी मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जिसके साथ बना रहे हो उसमें तुमको मज़ा है नहीं। उसको क्या पता कि उसके बाद जो इसके साथ बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कहता है तुम मेरे साथ इंटरेक्शन करो, उसका इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दो। तो इस बार जो माइग्रेशन या जो एरो चलेगा, वो एरो कैसे चलेगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव इधर गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों ने इंटरेक्ट किया, पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव आया, क्या यस और नो। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, तो इनका अगर मैं हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ हाइब्रिड ऐसा बनेगा क्या, और यहाँ पे थोड़ी देर नेगेटिव चार्ज था पार्शियल और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो ये दूसरा केस हुआ, ठीक है। पहला केस ये था, दूसरा केस ये था। अब तीसरा केस की बात करते हैं, पाई विथ लोन पेयर की बात करते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे ये है सेम एज इट इज, ये क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पे क्या है, लोन पेयर किया, फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा है यार, उसका कोई काम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा और ये एक ऐसा एरो बनेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप खुद बनाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। चौथा कॉन्जुगेशन आपको हमको पढ़ना है, पाई विथ वैकेंट ऑर्बिटल। सपोज ये हमारा पाई है और हम एग्जांपल में ले रहे हैं BS2। हमको पता है बोरोन के पास क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे हो जाता है। तो जैसे बोरोन है बेटा, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 हाँ, तो ये लिखा मैंने 2s2 और ये क्या लिखा 2p1। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइट कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन s का यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन अभी भी देख रहा हूँ ये p ऑर्बिटल क्या है बेटा, खाली। तो जनरली बोरोन 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, उसका एक ऑर्बिटल खाली है, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। और याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होने के लिए क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो इसके पास एम्प्टी कौन सा ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो कैसा बनेगा, ये पाई, ये p, ये बोरॉन का, ये ऐसा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो वापस से ये क्या है, ऐसा।
ये पहले पाई बॉन्ड बना रखे थे, अब यार ये मज़ा तो आ नहीं रहा था, लेकिन बहुत दयालु टाइप का है, बगल में वो रो रहा है भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई दे दो दे दो दे दो, तो ये दयालु टाइप का इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दी, इसको दे दी। तो पहले अभी इस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई थी नहीं थी, तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई इसको, तो बोरॉन पे आएगा डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के चली गई तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब लास्ट वाला बात करते हैं रेडिकल का। रेडिकल में थोड़ा सा देखिएगा, एरो का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है कि एरो इसमें कैसे बनाना होता है, ठीक है, एरो का खेल है इसमें कि एरो इसमें कैसे बनाना होता है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं एरो की बात करता हूँ, ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है रेडिकल है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये रेडिकल है। अब ध्यान से देखना, एक रेडिकल है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो स्टेबल होते हैं, अगर अनपेयर्ड हो तो बहुत ज़्यादा तहलका मचा देते, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये चाहता था कि यार इनके बीच में तो पाई बॉन्ड बना है, अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कोई मेरे साथ भी क्या कर ले यार बॉन्ड बना ले तो मेरे को मजा आ जाए। तो यहाँ पे होता क्या है, आगे चल के मैं रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको मैं सिखाऊंगा कि एक रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको कोई वीक बॉन्ड दिखता है तो वीक बॉन्ड को क्या करते हैं रेडिकल में तोड़ देते हैं। जब मैंने आपको होमोलिसिस सिखाया था तो यही था प्रॉपर्टी, ये रेडिकल है, ये पाई बॉन्ड दिखा तो तोड़ देता है इसको रेडिकल में और इसको रेडिकल। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है रेडिकल की, दो रेडिकल आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं बेटा बॉन्ड बना लेते, तो यहां बचा क्या रेडिकल। तो अगर आपको इसका एरो दिखाने की बात आती तो याद रखिएगा इसका एरो दिखाने का क्या तरीका है, ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया और फिर ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर लिए पाई बॉन्ड बना लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां बचा। तो ये कुछ इसका एरो हुआ। तो इन सब कॉन्जुगेशन के जो टाइप्स हैं इनके आज हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद जो अगली क्लास हम शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे आपको फाइंड करना होगा कि किस तरीके का कॉन्जुगेशन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यार हम जब किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा स्टेबल है किसी के कंपैरिजन में। तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अगला याद रखिएगा, जो अगला लेक्चर आने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लेक्चर में कंटिन्यू देखते रहिएगा, ये नहीं कि आज का लेक्चर देख लिया कल का नहीं देखा। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, तब तक मस्त पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम आ रहा है, हम दिसंबर से पहले बहुत कुछ पढ़ लेंगे। जो बच्चे जेई के हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि अपन बहुत कुछ तैयारी कर लेंगे, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम कूल रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।